Hello, my dear friends. I'm welcoming you again to this channel. I'm Manoj Kumar Naik, and you know that. So, this is just going to be another book review video where we will talk about a book, and this is just going to be a love story. And before starting the video, I just want to inform you that I'm not a professional critic, I'm not a good thinker, and also I'm not a good storyteller. I'm the very, very, very worst storyteller, and you know that, is not it? So, बहुत सारे मिस्टेक्स होने वाला है कन्वर्सेशंस में, और हिंदी तो मेरा पहले से ही बहुत गड़बड़ है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके सामने अपने बात को रखने की, इस बुक रिव्यू को सही तरीके से करने की, मगर गलती तो होगा ही, खाया नहीं। तो बगैर किसी देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का मुद्दा यह है कि इस किताब का नाम है मृणालिनी। इस किताब के ऑथर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और इस किताब का जो कॉस्ट है वो 150 से 170 के आसपास आ जाएगा, और इस किताब के पेजेस हैं 176। ओके, देख लीजिए पहले इस किताब को। इतनी मोटी सी किताब ये आ जाएगा, और इसका कवर भी बेहतरीन है, और इसका जो पेपर क्वालिटी है वो भी अच्छा है। बेहतरीन है, यानी कि कंडीशन तो सही है, किताब एकदम ठीक ठाक है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे 1 महीना लगे इस किताब को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उतना धैर्य, उतना इंटरेस्ट को मैं पैदा नहीं कर पाया इस किताब को ख़त्म करने की जल्दी ख़त्म करने के लिए उतना इंटरेस्ट को मैं पैदा नहीं कर पाया। माफ़ करना, गड़बड़ से कुछ भी बोल देता हूँ। तो अब बात करते हैं इस किताब की कहानी के बारे में। आपको तो पता चल ही गया होगा, इस किताब का नाम है मृणालिनी। इस कहानी का नायिका है। तो फिर एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। मृणालिनी धैर्य, त्याग और षड्यंत्रों से परिपूर्ण राजनीतिक के सत्ता संघर्ष पर आधारित एक अनूठी प्रेम कथा। तो ये कहानी मृणालिनी और हेमचंद्र, जो मगध के राजा होते हैं, उनके बीच का है। तो कहानी का शुरुआत ऐसा होता है कि मथुरा के रहने वाले एक बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले शख्स, धनी सेठ व्यापारी, उनके बेटी होती है मृणालिनी, जो मथुरा के राजा के बेटी यानी कि राजकुमारी की सहेली भी होते हैं। एक दिन क्या होता है ना, वो सब मिलकर, राजकुमारी, मृणालिनी और उनके और कुछ दोस्त मिलकर नदी पर गए हुए होते हैं घूमने फिरने के लिए। और उसी दिन एक बाढ़ आने की वजह से, तूफान, बारिश, ये सब होने की वजह से उनकी नाव में पानी भर जाता है और वो नाव डूब जाता है। और जो भी सारे हुए होते हैं, मृणालिनी और उनके दोस्त, वो नदी में डूब जाते हैं। मगर उनका अंगरक्षक जो होते हैं वो उन्हें बचा लेते हैं। मगर मृणालिनी के पास तो कोई नहीं, अंगरक्षक नहीं होते, तो अब वो नदी में डूबकर बहती चली जाती हैं। और उसी वक्त मगध के युवराज हेमचंद्र मथुरा आए हुए होते हैं घूमने के लिए। तो वो जब देखते हैं कि नदी में किसी के बाल पानी में तैर रहा है, तब वो ये देखकर नदी में कूद पड़ते हैं और मृणालिनी को बचा लेती हैं। वो उनको उस तूफान की रात, उस बारिश की रात अपने घर ले आते हैं। और 3 दिन तक ये तूफान, बारिश थमती नहीं है, कमती नहीं है। तो एक ही घर में उन दोनों को रहना पड़ता है, और उसी 3 दिन के अंदर वो एक दूसरे को जानते हैं, सारे बातें करते हैं, और उन्हीं 3 दिन के अंदर उनके बीच प्रेम संबंध की उत्पन्न होती है, शुरू होता है। तो चौथे दिन वो शादी कर लेते हैं छुपकर। तब मृणालिनी की उम्र 15 साल की होती है। वो हेमचंद्र को बहुत प्यार करते हैं और हेमचंद्र भी, और इस तरह उनका प्रेम आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही चलने के बाद हेमचंद्र प्यार में रहकर
पढ़कर अपने जो दायित्व होता है एक युवराज का, वो काम को सही से कर नहीं पाते हैं। वो मथुरा में वक्त गुजारते हैं और ऐसे चलते रहने की वजह से उनका जो राज्य होता है मगध, उस पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। उनके पिता को हराकर बख्तियार खिलजी मगध को कब्जा कर लेता है, यानी कि अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, तो उस राज्य को वापस जीतने की, वापस पाने की कोशिश करते रहते हैं। बाद में हेमचंद्र और उनके जो राजगुरु हैं माधवाचार्य, वो भी इस बात को जान गए हुए होते हैं कि हेमचंद्र जब तक इस प्यार में, इस संपर्क में रहेगा मृणालिनी के साथ, वो किसी भी काम को सही से नहीं कर पाएगा, वो ध्यान नहीं देगा। इसलिए वो एक षड्यंत्र को, एक योजना बनाते हैं, एक षड्यंत्र बनाते हैं कि मृणालिनी और हेमचंद्र को कैसे उन दोनों को अलग कर दिया जाए, ताकि हेमचंद्र अपने राज्य के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपना कुछ कर्तव्य करे। फिर क्या होता ना, एक बार एक रात को मृणालिनी को योजना करके, प्लान बनाकर बुला लिया गया होता है नदी के पास, कि हेमचंद्र ने उन्हें बुलाया है कहकर माधवाचार्य ने उनको नाव में बैठाकर गौड़ राज्य में भेज देते हैं, गौड़ राज्य में। फिर हेमचंद्र को जब पता चलता है कि मृणालिनी अब मथुरा में नहीं है, तो फिर उनको गुस्सा आता है। फिर वो माधवाचार्य के पास जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। वो उन्हें बताते हैं कि क्योंकि अगर तुम इस प्रेम संबंध में ज़्यादा देर तक डूब रहे तो तुम अपने मातृभूमि के लिए जो कर्तव्य है उसे कर नहीं पाओगे, और इसका सबूत तुम्हारा अतीत है, क्योंकि तुम इसी में डूब कर, इसी में रहकर अपना राज कार्य को नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बख्तियार खिलजी तुम्हारे राज्य को हथिया लिया। तो ऐसे ही कहानी आगे बढ़ता है और वो कहते हैं कि तुम 1 वर्ष के लिए मृणालिनी तुमसे मिल नहीं सकती, तुम्हें ये कार्य करना होगा, फिर तुम मृणालिनी से मिल पाओगी। वो भी इसमें राजी हो जाते हैं और यवन जो होते हैं उनको मारने के लिए निकल पड़ते हैं, उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो गौड़ राज्य जाते हैं। गौड़ राज्य में जब वो पहुंचते हैं, यवनों को ढूंढते ढूंढते फिर वहाँ पता चलता है कि यहाँ पर तो मृणालिनी है, मगर कहाँ ये पता नहीं। फिर एक किरदार की एंट्री होती है इस कहानी में, जिसका नाम होती है गिरिजया। वो भिखारिन होती है, वो गीत गाकर चारों ओर भीख मांगकर अपने ज़िंदगी गुजार रही होती है। ओके, हिंदी बहुत गड़बड़ है, कोशिश करना आप समझने के लिए। उसी को हेमचंद्र भिक्षा देते हैं और गीत सिखाते हैं, एक गीत जो मृणालिनी और उनके बीच का एक कनेक्शन बनेगा। ठीक है ना, सिखाते हैं और उन्हें उससे कहती हैं कि, यानी कि गिरिजा को कहती हैं कि तू जा और हर द्वार पर इसी गीत को गाकर भिक्षा मांगना, इस उम्मीद से, इस उद्देश्य से कि अगर मृणालिनी होगी तो पहचान लेगी और मुझे संदेश देगी, इस बारे में खबर करेगी। तो यही होता है। एक घर में जाकर उसे पता चलता है, जो घर होता है ऋषिकेश ब्राह्मण पंडित माधवाचार्य के एक दोस्त होते हुए, उनके घर में मृणालिनी रहती है। और खबर पाकर ऐसे बातचीत होता है। फिर मृणालिनी को पता चलता है हेमचंद्र के संदेश द्वारा कि वो 1 वर्ष तक व्रत में है, कि वो मृणालिनी से नहीं मिलेंगे, उनके मुख नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको राज्य जीतना है। ये सब ऐसे इस तरीके का दायित्व, कर्तव्य उन पर है। तो मृणालिनी भी उनका सम्मान करता है उस बात को, उस व्रत का। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। तब उसी रात में हेमचंद्र निकल पड़ते हैं नवद्वीप। और उसी रात को एक और चीज़ होती है कि जो ऋषिकेश पंडित का जो बेटा होता है व्योमकेश, वो दुष्चरित्र का शख्स होता है, इंसान होता है। वो मृणालिनी पर कुदृष्टि डालता है। जब वो संदेश दे रही होती है गिरिजा से कि हेमचंद्र को जाकर ये संदेश दे दो, तब वो पकड़ लेती है और कुकर्म करने की कोशिश करता है, मगर गिरिजा और मृणालिनी दोनों मिलकर व्योमकेश को मारते हैं, खूब पीटते हैं।
और उसी रात चिल्लाता है। जब घर वाले आ जाते हैं तो फिर मृणालिनी के बारे में गलत गलत कहता है कि इसका चरित्र खराब है, वो जाकर गलत गलत काम करता है। तो ये सब जानकर ऋषिकेश मृणालिनी को अपने घर से निकाल देता है और वो यानी कि मृणालिनी और गिरिजा वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो भी नवद्वीप में चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो छिप कर रहते हैं। ऐसे ही वहाँ पर जब पता चलता है कि हेमचंद्र को मृणालिनी यही है, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कहानी क्या है। तो फिर वो खबर नहीं पाते हैं कि मृणालिनी कहाँ गई, क्योंकि उसके घर से तो निकल गया होता है, मृणालिनी निकल गई होती है। माधवाचार्य के द्वारा जब हेमचंद्र को पता चलता है कि व्योमकेश उसको गलत गलत शब्द इस्तेमाल करके उनको दोषी बना दिया, उनको ख़राब दुष्चरित्र बना दिया झूठ बोलकर, तब वो यकीन कर लेते हैं आसानी से और ऐसे ही वो खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं मृणालिनी पर। जब एक बार उनके साथ मृणालिनी को भेंट होती है, मृणालिनी की भेंट होती है, तब वो उनको तिरस्कार करके चले जाते हैं। फिर बाद में यानी कि स्टोरी के अंत में जब यमन ने नवद्वीप में आकर बहुत तोड़फोड़ मचा रही होती है, यानी कि उस राज्य के लोगों को मार पीट कर उनके जो धन दौलत है वो सब लूट कर ले जा रहे होते हैं, तब व्योमकेश भी मृणालिनी को ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ गया होता है। जब वहीं पर व्योमकेश भी मृणालिनी को ढूंढते ढूंढते आया हुआ होता है, तब यवनों ने उसे भी बहुत मारा पीटा होता है और उसमें थोड़ी कुछ जान बाकी होता है। तब हेमचंद्र के साथ उसकी भेंट होती है और वो सच सच बताता है कि आखिर माजरा क्या है। वो कहते हैं कि अभी जो मेरी अवस्था है, परिस्थिति है, वो सब मृणालिनी की वजह से है और सारी चीज़ें कहता है। हेमचंद्र को सब पता चलता है, फिर जाकर वो मृणालिनी से माफ़ी मांगते हैं। तब से वो उसको अपना लेते हैं, साथ में रहते हैं, एक नया राज्य बनाते हैं, बख्तियार खिलजी को हराते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा खुशी सा एंडिंग हो जाता है। माफ़ करना, बहुत ख़राब स्टोरी टेलर हूँ मैं, कहानी को बेहतरीन तरीके से बता नहीं सकता, एकदम ख़राब तरीके से बताता हूँ, मगर फिर भी आप कोशिश करना समझने के लिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार तो आप हैं, हाया नहीं। तो इसलिए इस बकवास बेकार की बातों को सुनने के लिए, ऐसे वाहियात सा रिव्यू को देखने के लिए आपको नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और नमस्ते।